गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज़्म भी। ब्रीदिंग मैकेनिज़्म में सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। डायग्राम में आप देख रहे हैं नीचे एक लाइन सी जा रही है जो कि आपका सेमी सर्किल की तरह है लगभग। तो वो आपका क्या है, डायफ्राम, ठीक है। फिर रिब्स आप जानते ही हो, और एक्सहेलेशन इधर दिखा रहा है और इधर जो है आपका इनहेलेशन, मतलब CO2 जो है आपका एंटर हो रहा है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है आपका CO2 जो है वो आपका बाहर जा रहा है। तो इस डायग्राम्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज़म्स में है, द ब्रीदिंग मैकेनिज़्म ऑफ लंग इज़ कंट्रोल बाय डायफ्राम एंड इंटरकोस्टलिस मसल। ये जो है आपका ब्रीदिंग मैकेनिज़्म जो है आपका लंग्स के जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म है वो सारा वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है डायफ्राम के द्वारा, इंटरकोस्टलिस मसल्स के द्वारा, जो कि आपके रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं वहाँ पे उसको हम लोग इंटरकोस्टलिस मसल्स कहते हैं। तो ये दोनों जो है के थ्रू जो है आपका ये ब्रीदिंग मैकेनिज़म्स जो है वो कंट्रोल होता है। डायफ्राम क्या है, ये जो आपका नीचे डायफ्राम है, तो डायफ्राम क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि किसको सेपरेट करता है, आपका थोरैसिक चैम्बर को और एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरैसिक चैम्बर जो है आपका हार्ट कह सकते हो, जो लंग्स के पार्ट्स जो ऊपर पार्ट्स जो है वो आपका थोरैसिक चैम्बर है, और नीचे जो आपका बेली साइड्स जो है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक चैम्बर दोनों को क्या करता है, डायफ्राम सेपरेट करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायफ्राम है क्या, तो डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरैसिक चैम्बर फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर। व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन, जब ये डायफ्राम नीचे साइड में जाता है तो लंग्स क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पे इनहेलेशन में देखिए तो ये डायफ्राम आपका क्या है, मूव डाउन। जब वो मूव नीचे गया तो लंग्स देख रहे हो यहाँ पे आपका एक्सहेलेशन में लंग्स जो है छोटा सा दिख रहा है, और इनहेलेशन में लंग्स क्या दिख रहा है, एक्सपैंड दिख रहा है, फैला हुआ दिख रहा है। तो आप इस बात को पॉइंट्स को ध्यान देंगे कि जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, और लंग्स एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, एयर आराम से इनहेल होगा, ठीक है। और जब डायफ्राम मूव अप, जब डायफ्राम आपका ऊपर जाएगा तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सहेल्ड हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डायफ्राम मूव डाउन तो लंग्स क्या होगा आपका, एक्सपैंड होगा, और कौन सा ब्रीदिंग मैकेनिज्म का कौन सा प्रोसेस होगा, तो एयर आपका इनहेल होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ ब्रीदिंग मैकेनिज्म को एकदम शॉर्ट वे में आपको समझाया जा रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो होते हैं आपके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड, जो थोरैसिक रीजन्स है, कैविटी है, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इधर देखिए आप, ये आपका थोरैसिक कैविटी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इनहेलेशन में क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। इसके बाद जो है रीब जो है, रीब जो बोन्स जो आपको दिख रहा है वो रिब्स क्या होगा, लिफ्ट अपवर्ड, वो ऊपर के साइड चला जाएगा। इनहेलेशन आप देखेंगे ऊपर साइड्स में इनहेलेशन में दिखाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सहेलेशन के दौरान जो है रिब्स क्या हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो डायफ्राम के जस्ट जो है नीचे आपको शो कर रहा है, तो रिब्स जो हो गया कहाँ पे चला गया आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायफ्राम इसमें क्या हो रहा है आपका, इनहेलेशन में फ्लैट थोड़ा सा शो कर रहा है ना, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, और यहाँ पे क्या है, डायफ्राम बिकम डोम शेप। ये जो शेप होता है इसको, जो कि आप सब में सर्कल थोड़ा सा शेप शो हो रहा है, उसको हम लोग डोम शेप कहते हैं। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा आपका, डोम शेप होगा। वॉल्यूम जो है लंग का क्या होगा, इनहेलेशन के दौरान देख रहे हैं वॉल्यूम्स बड़ा लग रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेज, वॉल्यूम जो है लंग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एयर इंटर द लंग्स, तो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका, एयर इंटर कर जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेज, और जब वो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जो एयर रहेगा प्रेजेंट वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम द लंग्स। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको इसको शॉर्ट फॉर्म्स में बताया गया है कि क्या ऐसे जो है आपके ब्रीदिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। तो ये डिफरेंस भी आप याद कर लेंगे, डिफरेंस भी पूछा जाता है, या पूछा जाए कि इनहेलेशन में क्या होता है तो आप बताएंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेज एंड एयर इंटर द लंग्स। इस तरह से आप समझा देंगे या लिख देंगे। फिर है आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट।
रिस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूरा वर्क्स होता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स में जो रिस्पिरेशंस होते हैं वो बहुत ही सिंपलर होते हैं। और गैसियस एक्सचेंज जो CO2 और O2 का आना जो जाना होता है वो कैसे होता है, तो लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू, स्टेम में लेंटिसेल के थ्रू, और आपका रूट में आपका जनरल सरफेस, मतलब जो रूट सरफेस है, रूट्स हेयर्स है, उसके थ्रू जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और बहुत ही सिंपलर फॉर्म्स में होते हैं। यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रिस्पिरेशंस इन ह्यूमन बींग, ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिस्पिरेशन में आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2, और दूसरा जो होता है आपका सेलुलर रिस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उस कैसे होती है, तो फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उसका नेक्स्ट है रिस्पिरेशन इन लोअर एनिमल। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे 1 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। लोअर एनिमल लैक अ सोफिस्टिकेटेड रिस्पिरेटरी सिस्टम। जो लोअर्स एनिमल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होते, जैसे लंग्स, एल्वियोली, अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग में तो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, तो लोअर एनिमल में इन सब चीज़ें नहीं होती हैं। रिस्पिरेशन इन देम टेक प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म। रिस्पिरेशन जो इनमें होता है वो सिर्फ सिंपली जो है O2 का एंट्रेंस होना और ब्रेकडाउन होना, उसके बाद जो है आपका CO2 का रिलीज होना, एकदम सिंपल वे में लोअर एनिमल में होते हैं। जैसे आपका थर्ड है पॉइंट्स, एनिमल लाइक अर्थवॉर्म्स टेक इन गैसेस थ्रू देयर स्किन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नोज से लेते हैं, फिर नसल पैसेज, ये पूरा प्रोसेस के थ्रू जाता है, और अर्थवॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट जो है आपका O2 इंटर कर जाता है स्किन के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म जो है वो रिस्पिरेशंस के लिए उसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है या कैसे रिस्पिरेशंस करते हैं, तो वो बताएंगे आप थ्रू देयर स्किन। फिशेस जो है, फिशेस कैसे करते हैं, तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। फिर है आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, जैसे आपका कॉकरोच वगैरह का, तो ट्रैकियल सिस्टम होते हैं विच इज़ नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट एंड गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत सारे ट्यूब से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और उसमें एयर सर्कुलेट होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। फ्रॉग कैसे होता है, तो फ्रॉग पे ध्यान दीजिए, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू दियर स्किन व्हेन इन वाटर। जब वो वाटर में रहते हैं वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, और जब वो लैंड पर रहते हैं तो लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्पिरेशन जो है आपको दोनों तरह से करते हैं, स्किन के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी। फिर है आपका रिस्पिरेशन इन एमीबा। एमीबा क्या है, सिंगल सेल एनिमल है। एमीबा डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है ये प्रोसेस जो करते हैं वो सिंपली डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो है इनका O2 इंटर करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पूछा जाता है कि एमीबा में जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तो आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एमीबा लिव इन वाटर। एमीबा कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। दिस वाटर हैज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। और वो उस वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व स्टेट में रहता है, ठीक है। जैसे H2O, तो ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व स्टेट में है ना। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ एमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन जो है आपका वाटर से क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है और एमीबा के बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिंस एमीबा इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, सो द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ एमीबा। चूँकि एमीबा का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो ऑक्सीजन जो है बहुत ही आसानी से स्प्रेड होता है पूरे एमीबा की बॉडी में। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर रिस्पिरेशन। और इस ऑक्सीजन का उपयोग वो किस में करता है, रिस्पिरेशन के लिए करता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन प्रोड्यूस CO2 गैस कंटिन्यूसली। और रिस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो है आपका क्या होता है, CO2 गैस जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। दिस CO2 गैस डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ एमीबा इनटू द सराउंडिंग वाटर। और वो CO2 गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है एमीबा के बॉडी से, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर है आपका ATP। ATP
इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आप कह सकते हो कि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। ये मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट होता है कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान और रिस्पिरेशन के दौरान। मतलब रिस्पिरेशन के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। यहाँ पे देखिए नीचे एटीपी का हमने फार्मूला लिख करके बताया है, स्ट्रक्चरल फार्मूलास जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 कितने फॉस्फेट बॉन्ड है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। तो 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हैं, 3 फॉस्फेट। ये बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। जब ये टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सच रिलीज एनर्जी इज़ देन यूज्ड फॉर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। और यही जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये सारे हमारे सेल में होते हैं। ओके, थैंक यू।